गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के चैप्टर सेकंड अम्ल क्षारक एवं लवण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 मार्क क्वेश्चंस की, 1 नंबर वाले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, पीएच के किस मान पर दंत क्षय अधिक तेजी से होता है और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा दांतों का एनामल जो कि कैल्शियम फॉस्फेट है। तो दांतों का एनामल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह पानी में नहीं घुलता, लेकिन मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। इसलिए पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय अधिक तेजी से होता है। तो बच्चों आपको याद रखना है, जब पीएच का मान हमारे मुख में 5.5 से कम हो जाता है तो तब दंत क्षय अधिक तेजी से होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। जब अम्लीय वर्षा का पानी नदियों में मिलता है तो यह पीएच जल जीवों का जीवन कठिन क्यों कर देता है? इसका उत्तर हो जाएगा जब अम्लीय वर्षा का पानी नदियों में मिलता है तो यह नदी के जल को अम्लीय कर देता है। सजीव प्राणी पीएच की छोटी पारस मीन्स पीएच के जो स्मॉल रेंज होती है 7.0 से 7.8 में ही जीवित रह सकते हैं, लेकिन अम्लीय वर्षा का पानी नदी के जल का पीएच मान 7 से कम कर देता है, जिससे जलीय जीवों का जीवन या जीना कठिन हो जाता है। तो बच्चों ये आपका हो गया सेकंड प्रश्न। बात करते हैं थर्ड प्रश्न की। बारिश की पहली बौछार के बाद पेटूनिया की कली लाल बैंगनी हो जाती है, यह क्या इंगित करता है? इसका उत्तर होगा पेटूनिया की कली लाल बैंगनी हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि बारिश के पानी की पहली बौछार अम्लीय प्रकृति की होती हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करें। शुष्क HCl गैस सूखे लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदल सकती? तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब लिटमस पेपर H+ आयन के संपर्क में आते हैं तभी इसका रंग बदलता है। H+ आयन तभी उत्पन्न होते हैं जब HCl गैस पानी के संपर्क में आती है। इसलिए शुष्क HCl गैस सूखे लिटमस पेपर का रंग नहीं बदल सकती। तो जब HCl गैस भी शुष्क है और लिटमस पेपर भी सूखा हुआ है तो उस समय पे H+ आयन नहीं बनेंगे, जिसके कारण उसका रंग परिवर्तित नहीं होगा। बात करते हैं 5वें प्रश्न की। बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और एमिल्ड खाद्य एसिड का मिश्रण है जो कि टार्टरिक एसिड है। जब बेकिंग पाउडर पानी के संपर्क में आता है तो टार्टरिक एसिड सक्रिय हो जाता है और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है और CO2 गैस उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया में CO2 उत्पन्न होता है। NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड बनता है CO2 H2O प्लस टार्टरिक अम्ल का सोडियम लवण। इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 डबल रोटी और केक को मुलायम और स्पंजी बना देते हैं। बच्चों प्रश्न आ जाता है तो आपको यहाँ याद रखना है, जो इस प्रक्रिया में CO2 उत्पन्न होता है ये डबल रोटी और केक को क्या करता है? मुलायम और स्पंजी बना देता है। बच्चों हम बात करते हैं 2 मार्क क्वेश्चंस की, 2 नंबर वाले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न है, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा पीतल जिसमें कॉपर और जिंक धातु है, दही और खट्टे पदार्थों में विद्यमान जैव अम्लों के साथ क्रिया करके घुलनशील लवण बनाते हैं। ये लवण वैसेले यानी पॉइजनस होते हैं और दही तथा खट्टे पदार्थों को खाने योग्य नहीं रहने देते। बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। आश्रित जल विद्युत चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा का जल करता है? आश्रित जल डिस्टिल्ड वाटर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात करें इसके उत्तर की। वर्षा के जल में बहुत कम मात्रा में अम्ल यानी अम्ल जो H+ आयन उत्पन्न कर सकते हैं होते हैं, जिसके कारण यह विद्युत चालन करता है। आश्रित जल शुद्ध होता है, इसमें H+ आयन बिल्कुल नहीं होते, अतः यह विद्युत चालन नहीं करता। विद्युत चालन के लिए आवश्यक है कि पानी में H+ आयन या अन्य कोई आयन उपस्थित हो। तो क्योंकि आश्रित जल में किसी भी प्रकार का कोई आयन उपस्थित नहीं होता, इसके कारण आश्रित जल विद्युत चालन नहीं करता। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की।
अम्ल को तनुकृत करते समय ऐसा क्यों कहते हैं कि अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए, न कि पानी को अम्ल में? तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देखें। अम्ल में पानी मिलाना ऊष्माक्षेपी क्रिया है। यदि हम अम्ल में पानी मिलाएं तो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे अम्ल बाहर छलक जाता है। जब हम पानी में अम्ल मिलाते हैं तो यह भारी होने के कारण तली में रह जाता है। पानी अधिक होने से अम्ल के छलकने का डर नहीं रहता। यही कारण है कि अम्ल को तनु करते समय पानी में धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए और विलयन को हिलाते रहना चाहिए। तो बच्चों आपको याद रखना है, अम्ल में पानी जब मिलाते हैं तो वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जिससे कि वो पूरा अम्ल उछल करके व्यक्ति के शरीर पे आकर गिर सकता है, या वो जिस पात्र में, जिस कंटेनर में हमने उसको रखा है, वो कांच का पात्र अगर है तो वो टूट सकता है, जिससे कि एक्सीडेंट हो सकता है और दुर्घटना घट सकती है। इसलिए कहते हैं कि अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए, जबकि पानी में अम्ल मिलाएंगे वो भी धीरे धीरे और उसको लगातार हिलाते हुए, घोलते हुए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4। क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन नहीं होते? यदि हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं? इसके आंसर की बात करते हैं। अम्लीय और क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं। अंतर यही है कि अम्लों में H+ आयनों की सांद्रता OH- आयनों की सांद्रता से अधिक होती है। इसके विपरीत क्षारकीय विलयन में OH- आयनों की सांद्रता H+ आयनों की सांद्रता से अधिक होती है। तो OH- आयन की सांद्रता अधिक है तो वो क्षारकीय विलयन होगा, और अगर H+ आयन की सांद्रता है, H+ आयन की सांद्रता अधिक है तो वो अम्लीय विलयन होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या होता है जब अंड कवच में नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है? अभिक्रिया लिखिए। अंड कवच यानी जो एग होता है, एग सेल की हम बात कर रहे हैं। एग सेल में जब हम मिलाएंगे नाइट्रिक एसिड, इसके उत्तर हो जाएगा अंड कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अम्ल मिलाने से निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है अंड कवच में, CaCO3, उसकी रिएक्शन होगी HNO3 के साथ, जो कि नाइट्रिक एसिड है, तो वहां पर बनेगा CaNO3 होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम नाइट्रेट, साथ में CO2 गैस बनेगी और H2 वाटर बनेगा। इस अभिक्रिया में बनने वाली गैस CO2 चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो ये CO2 का टेस्ट हो जाता है कि जब आप CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, यानी जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। 10 ml NaOH विलयन 8 ml HCl विलयन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो बात करते हैं बच्चों इसके उत्तर की। चूंकि NaOH और HCl दोनों विलयनों का सांद्रण वही है, अतः HCl की अपेक्षित मात्रा समानुपातिक रूप से बढ़ेगी। HCl की मात्रा क्या हो जाएगी? 8 गुना में 20/10 यानी कि 16 ml हो जाएगी। बच्चों बात करते हैं अगले प्रश्न की, 7वां प्रश्न। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो इसका ये पार्ट पूछा गया है। वह ताजे दूध के pH मान को 6 से बढ़ाकर थोड़ा क्षारकीय क्यों बना देता है? बी पार्ट में पूछता है इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? तो बात करें इसके उत्तर की, फर्स्ट पार्ट की। बिल्कुल, थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाने से दूध का pH मान 6 से थोड़ा क्षारीय हो जाता है। कारण यह है कि सोडियम कार्बोनेट प्रकृति में क्षारकीय है, इससे दूध खट्टा होने से बच जाता है। तो जो गवाला है, जो दूधिया है, वो दूध में बेकिंग सोडा इसलिए मिलाता है ताकि उसका pH मान थोड़ा ज़्यादा हो जाए और वो क्षारकीय प्रकृति का हो जाए और जल्दी खट्टा ना हो, यानी कि जल्दी ना हो। अब बात करते हैं बी पार्ट की। किण्वन क्रिया के परिणाम स्वरूप बना लैक्टिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट द्वारा उदासीन हो जाता है। इससे दूध से दही बनने में अधिक समय लगता है। तो क्योंकि जो उसमें बेकिंग सोडा मिलाया है, उसमें जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसके कारण वो उदासीन हो जाता है लैक्टिक अम्ल, और आपकी जो दही होती है उसमें लैक्टिक अम्ल होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, तो ये उसको उदासीन कर देता है, इसलिए दही बनने में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर क्या है? यह पाव रोटी या केक को मुलायम एवं स्पॉन्जी कैसे बना देता है? तो इसकी चर्चा अभी हमने एक क्वेश्चन में की थी।
इसके आंसर की बात करते हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसे एक दुर्बल खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। जब बेकिंग पाउडर में जल मिलाया जाता है या इसे गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। NaHCO3 और ये जो H+ है, ये जो अम्ल मिलाया उसका H+ आयन है, तो इससे क्या बनेगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, H2 वाटर और अम्ल का सोडियम लवण बनेगा। उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक फूल जाता है या उभर जाता है तथा इससे मुलायम एवं स्पॉन्जी हो जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिकतर धातुएं क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन Zn यानी जिंक करता है। इसके लिए कारण बताइए तथा जिंक और NaOH की आपस में अभिक्रिया लिखिए। तो बात करते हैं उत्तर की। जिंक प्रकृति में उभयधर्मी है, एम्फोटेरिक बोलते हैं इंग्लिश में, और ये 3rd चैप्टर में भी आपका जिंक की प्रकृति होती है एम्फोटेरिक, इसलिए क्षारक के साथ अभिक्रिया कर सकता है। जिंक की NaOH के साथ अभिक्रिया हो जाएगी, Zn + 2NaOH बनेगा Na2ZNO2 + H2। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। मीठे दांत से दांत खराब हो सकते हैं, समझाओ कैसे? कैविटीज को रोकने में टूथपेस्ट की क्या भूमिका है? तो उत्तर की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक मीठे पदार्थ खाता है तब हम कहते हैं कि उसके दांत मीठे हैं। मुख में उपस्थित बैक्टीरिया मीठे को अम्ल में बदल देते हैं। उत्पन्न होने वाला अम्ल दांतों के इनामल को तोड़ देते हैं और कैविटी का कारण बनते हैं। टूथपेस्ट में क्षारकीय प्रकृति वाले पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल को उदासीन कर देते हैं तथा हमारे दांतों में कैविटी होने से बचाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आप कैसे सिद्ध करोगे कि दिया गया लवण किसी धातु का कार्बोनेट है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक परक नली में लगभग 1 ग्राम लवण लें। इस परक नली में लगभग 1 ml तनुकृत H2SO4 को मिलाएं। उत्सर्जित गैस को चूने के पानी में प्रवाहित कराएं। यदि चूने का पानी दूधिया हो जाता है तब हम कह सकते हैं कि लवण धातु का कार्बोनेट है। तो बच्चों, इस प्रक्रिया में धातु के कार्बोनेट के टेस्ट के बारे में एक्टिविटी की बात की गई है। तो आपको क्या करना है, 1 ग्राम लवण लेना है, जो भी लवण दिया गया है, और उसमें 1 ml H2SO4 मिलाना है। जो गैस उत्सर्जित होगी तो वो दूधिया की उसको चूने के पानी में मिलाएंगे, और चूने के पानी को अगर वो दूधिया कर देगी तो कंफर्म हो जाएगा कि वो क्या था, कौन सी गैस थी? CO2 थी। और CO2 गैस कब बनेगी? जब लवण कार्बोनेट का होगा, यानी CO3 का होगा। बात करते हैं 12वें प्रश्न की। एंटासिड यानी कि एंटासिड क्या होते हैं? 2 यौगिकों के नाम लिखिए जिनका उपयोग हम एंटासिड के रूप में करते हैं। सबसे पहला बात करें इसके उत्तर की। एंटासिड हल्के क्षारक होते हैं जिनका इस्तेमाल अमाशय में उत्पन्न हुए अत्यधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए किया जाता है। और एंटासिड के 2 उदाहरण हो जाएंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके होते हैं छोटी क्लासों में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। एक आप लिख सकते हैं बेकिंग सोडा, जो कि बहुत कॉमन है, और एक हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक सामान्य बेस क्षारक की सूखी गोली जब खुले में रखी जाती है तब यह नमी को सोख कर चिपचिपा हो जाता है। यौगिक भी क्लोर क्षार प्रक्रिया का एक उत्पाद है। इस क्षारक को पहचाने जब इस क्षारक की अभिक्रिया अम्लीय ऑक्साइड के साथ होगी तब किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? तो बात करें इसके उत्तर की। सोडियम हाइड्रोक्साइड ही वह क्षारक है जो वातावरण से नमी अवशोषित करके चिपचिपा हो जाता है तथा क्लोर क्षार प्रक्रिया का उत्पाद भी है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि क्लोर क्षार प्रक्रिया का उत्पाद है, ये इसके बारे में बात हो रही है। जब इस क्षारक की अभिक्रिया अम्लीय ऑक्साइड के साथ होती है तो लवण तथा जल उत्पन्न होते हैं। NaOH + CO2 क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3 + H2O। बात करते हैं 14% की। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली औद्योगिक प्रक्रिया में से एक में उत्पाद द्वारा एक गैस X का निर्माण किया जाता है। गैस X सूखे यौगिक चूने के साथ प्रतिक्रिया करता है ताकि एक यौगिक Y दिया जा सके, जो रासायनिक उद्योग में विरंजन एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। X और Y को पहचानें तथा होने वाली अभिक्रियाएं लिखें। तो बात करें X की। X क्या है? क्लोरीन है। Y क्या है? विरंजक चूर्ण है। और यहाँ पे अभिक्रिया क्या हो जाएगी?
2NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस 2H2O, वाटर गिव्स 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ होगी तो बनेगा COCl2 जो कि हमारा विरंजक चूर्ण है यानी ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसका नाम, और साथ में बनेगा H2O। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 15वां प्रश्न। किसी पदार्थ के क्रिस्टल्स को एक बंद टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर उसका रंग बदल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे फिर से ठंडा होने दिया जाए तो वह अपना रंग वापस प्राप्त कर लेता है। पदार्थ का नाम लिखें, गठन की व्याख्या करें। तो बच्चों यहाँ बोला गया है कि एक पदार्थ के अगर क्रिस्टल को हम टेस्ट ट्यूब में गर्म करें तो उसका रंग बदलेगा सबसे पहली बात, लेकिन उसको फिर ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वह अपना रंग वापस प्राप्त कर लेगा। तो हमें उस पदार्थ का नाम बताना है और इस गठन की व्याख्या करनी है। तो पदार्थ हाइड्रेटेड लवण है, इसका एक उदाहरण कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट यानी कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है। इस यौगिक का रंग नीला है। तो जो ये कैल्शियम सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है। तो जो कॉपर के जो सल्फेट है उसका रंग नीला है, लेकिन निर्जल में के रूप में ग्रे सफेद है। हाइड्रेट लवण के क्रिस्टल गर्म होते हैं, वे क्रिस्टलीकरण के अपने जल को खो देते हैं जो इसके रंग के लिए जिम्मेदार है। जब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है तो यह हवा से नमी को अवशोषित करता है और फिर से क्रिस्टलीकरण के कारण जल को प्राप्त करता है, और इस प्रक्रिया में इस पदार्थ का रंग दोबारा से इसको प्राप्त हो जाता है। तो जैसे कि हम बात करें तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, इसका ब्लू कलर है। जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से जो ये वाटर के मॉलिक्यूल हट जाएंगे तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा जो कि वाइट कलर का यानी सफ़ेद रह जाएगा। लेकिन जब इसको कुछ समय के लिए दोबारा से छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, वायु से नमी को अवशोषित करेगा और फिर से क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बन जाएगा और फिर से इसका कलर ब्लू हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक यौगिक एक्स का प्रयोग खस्ता पकौड़े बनाने में किया जाता है। इस प्रयोग अमाशय में अम्ल के इलाज में भी किया जाता है। एक्स को पहचानिए, इसका सूत्र और रासायनिक नाम लिखिए, वह अभिक्रिया लिखिए जो कि इसे गर्म करने पर होती है। तो सबसे पहले हमने बात की एक्स क्या है, एक ऐसा यौगिक है जिससे कि हम खस्ता पकौड़े बनाते हैं। इसका उपयोग अमाशय में अम्ल का इलाज करने के लिए भी किया जाता है। तो इसलिए एक्स क्या हो जाएगा, NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। यह दुर्बल क्षारक है, इसलिए इसका प्रयोग अमाशय में अम्ल के उपचार में भी किया जाता है। गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, क्या होगा, 2NaCO3 जब इसको गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनेगा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, यानी शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसी चैप्टर के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस है 1 मार्क और 2 मार्क वाले, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इनको लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।